एक पंक्ति जो मुझे कहना बहुत पसंद है, पैसे खोने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी बेहतरीन कंपनी में निवेश करें, लेकिन उसकी कीमत देखे बिना। क्योंकि एक बेहतरीन कंपनी ज़रूरी नहीं कि एक बेहतरीन निवेश भी हो, जब तक कि वह बेहतरीन कीमत पर ना हो। नमस्कार और स्वागत है आपको मार्केट पिलर्स अनकवर्ड में, जो एक शैक्षिक सीरीज है जिसमें हम आपको उन नेताओं की अंतर्दृष्टि लाते हैं जो भारत के वित्तीय इकोसिस्टम को आकार दे रहे हैं। आज का एपिसोड इसका अपवाद नहीं है। हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ हैं श्री विकास गुप्ता, जो ओमनीसाइंस कैपिटल के सीईओ हैं, एक ऐसी फर्म जो विज्ञान के सिद्धांतों को निवेश की दुनिया के साथ जोड़ती है। और मुझे यकीन है कि इसके नतीजे देखना बेहद रोमांचक होगा। तो चलिए सुनते हैं श्री गुप्ता से कि उनकी रणनीति बाकी तमाम पहले से मौजूद तरीकों से इतनी अलग कैसे है, वे किन उद्योगों पर नजर रखते हैं और आप न सिर्फ भारतीय बल्कि वैश्विक बाजारों में भी कैसे निवेश कर सकते हैं। श्री गुप्ता, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आकर खुशी हुई। तो आइए सबसे पहले अपनी यात्रा को समझें। आपका अनुभव सिर्फ भारतीय बाजारों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपने वैश्विक बाजारों में भी काम किया है। आपने संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अनुभव प्राप्त किया है और अब आप भारत में हैं। तो हमें अपने करियर के बारे में थोड़ा बताइए। क्या वजह थी कि आप अमेरिका से भारत आए? इसका सीधा सा एक लाइन में जवाब है, बिल्कुल देशभक्ति, है ना। मेरा मतलब है, यह आपका अपना देश है, आप वापस आना चाहते हैं। लेकिन उस समय भी हम देख रहे थे कि ताइवान, कोरिया जैसे देश पहले ही बहुत तेजी से आगे बढ़ चुके थे। वे बहुत बहुत तेजी से बढ़े हैं और चीन भी उसी राह पर था और हम उम्मीद कर रहे थे कि भारत भी वही करेगा, है ना। और निश्चित रूप से भारत थोड़ा धीमा रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह समय आ गया है जब चीज़ें बदलेंगी। तो हमने एक अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण वाली यात्रा के रूप में शुरुआत की, लेकिन 90 के दशक में .com बूम और बस्ट के दौरान बाज़ारों को लगातार देखते रहे। लेकिन फिर निश्चित रूप से .com बूम की वजह से तकनीकी क्षेत्र की ओर आकर्षण था। तो हमने एक टेक कंपनी शुरू की और वह सब किया, फिर बस्ट आया और तब आपको ये सीखने को मिला कि अब आपको अपना खुद का बिजनेस समझना होगा, है ना। कोई भी इसे फंड नहीं करेगा और इसी तरह की बातें। और फिर हम टेक कंसल्टिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में आ गए उद्यमिता के नज़रिए से, और फिर हम कुछ टेक कंपनियों को फंड जुटाने आदि के लिए सलाह देने लगे, या फिर मर्जर और एक्विजिशन M&A करना, और फिर धीरे धीरे वेंचर कैपिटल की ओर उत्साहित होने लगे, क्योंकि हमें एहसास हुआ कि अगर एक उद्यमी के रूप में आप हर बार 3 साल देते हैं, मान लीजिए आप एक कंपनी पर काम करते हैं, तो आपके करियर में 10 मौके मिलते हैं, शायद 30 साल में 10 मौके, और उनमें से एक को सफल होना ही है। जबकि अगर आप वेंचर कैपिटलिस्ट हैं तो आपके पास एक ही समय में 5 या 6 साल की अवधि में 25 एलोकेशन होते हैं, और उनमें से एक सुपर मल्टी बैगर होने वाला है। ये तो काफ़ी बेहतर लगता है, तो क्यों ना दूसरी चले जाएं। इसी तरह निवेश की दिशा में शुरुआत हुई। ठीक है, मैं समझती हूँ कि आप शिक्षा से इंजीनियर हैं और अब आपने कुछ ऐसा विकसित किया है जिसे वैज्ञानिक निवेश दृष्टिकोण कहा जाता है। तो भौतिकी के नियम PLN और बैलेंस शीट का विश्लेषण करने में कैसे काम कर रहे हैं? मैं सच में जानना चाहती हूँ कि यह कैसे काम करता है। तो आपने भी जरूर सुना होगा, मेरा मतलब है सबने, एलन मस्क बहुत मशहूर है ना। तो वह इसके बारे में बात करते हैं, सभी भौतिक विज्ञानी इसके बारे में बात करते हैं कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स आधारित दृष्टिकोण है। तो आप बिल्कुल मूलभूत बातों तक जाते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स वहीं से शुरू होता है और इसी तरह आप नवाचार करते हैं, जैसे मस्क ने जो भी चीज़ें की हैं। और निश्चित रूप से जब हमने शुरुआत की थी तब कोई मस्क नहीं था, नहीं, लेकिन हमें फर्स्ट प्रिंसिपल्स पता थे और हमने उसी तरह किया। और जब हम मार्केट्स में आए तो हमने इतने सारे तरीके देखे, है ना, बहुत सारे तरीके, टेक्निकल, मोमेंटम, डेरिवेटिव्स, इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग, फंडामेंटल्स, स्क्वांट, एल्गो, AI, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप करते रह सकते हैं, और ग्लोबल मैक्रोज वगैरह। तो हमें इसमें से रास्ता निकालना था और हर एक को सीखने के बजाय हमने कहा चलो बिल्कुल मूल बातों पर चलते हैं, और मूल बातों से हमने एक एक करके सिद्धांत तैयार किए, और इस तरह हम वैज्ञानिक निवेश दृष्टिकोण तक पहुंचते हैं। और ऐसा होता है कि यह सब सामान्य ज्ञान है, ये सभी बातें सभी जानते हैं, लेकिन वे इसका पालन नहीं करते, या उन्होंने इसे उस तरह से नहीं रखा है जिस तरह से हम करते हैं, और इसलिए परिणाम अलग हैं।
आप वही काम करते हैं जो हर कोई करता है, आपको वही परिणाम मिलते हैं। आप अलग अलग चीज़ें करते हैं, आपको अलग अलग परिणाम मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस अलग दृष्टिकोण को अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में सूचना विषमता का युग लगभग समाप्त हो चुका है। तो आप उस जानकारी का जो सभी के लिए उपलब्ध है, अपने निवेश दृष्टिकोण में अलग तरीके से कैसे उपयोग कर रहे हैं। मैं अनुमान लगाती हूं कि आपको क्या चीज सबसे अलग बनाती है। तो फिर हमें बताइए कि वैज्ञानिक निवेश और आप जानते हैं पहले नियम आधारित, सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए क्या कोई ऐसा उद्योग या क्षेत्र है जो इस समय आपके लिए महत्वपूर्ण है आज? हाँ, तो आज मेरा मतलब है कि ये सबके सामने है, और इसलिए इससे पहले कि मैं बताऊं, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि ये कैसे काम करता है। कारण ये है कि वरना लोग कहते हैं कि ठीक है, मैं इस उद्योग को जानता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यह निवेश क्यों है। तो मैं आपको कुछ और बताता हूं। 2016 में एप्पल, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, $530 बिलियन मार्केट कैप पर ट्रेड कर रही थी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसे वॉल स्ट्रीट ने सबसे ज्यादा फॉलो किया, गोल्डमैन, मॉर्गन स्टैनली, यूबीएस आदि के 50 से ज्यादा विश्लेषक और फंड मैनेजर जो मिलकर ट्रिलियनों डॉलर का प्रबंधन कर रहे थे। सही है, हर कोई इस कंपनी पर नजर रख रहा है। अब हम बैलेंस शीट में चलते हैं। आप एक सीए हैं, आपने मुझे अभी बताया था। तो डेलॉयट में शानदार पृष्ठभूमि के साथ, तो मैं थोड़ा तकनीकी हो जाता हूँ, ठीक है। तो $530 बिलियन की मार्केट कैप, $235 बिलियन कैश और लगभग 60 या 70 बिलियन डॉलर का कर्ज। तो नेट डेप्ट है, मेरा मतलब है एंटरप्राइज वैल्यू लें, आप सब कुछ एडजस्ट करें तो ये लगभग 350-360 बिलियन के आसपास है। और अंदाजा लगाइए कि मुक्त नकदी प्रवाह और मुनाफा कितना था। 360 ईवी पर बिक्री करने वाली कंपनी का शुद्ध लाभ $50 बिलियन था। 60 तो 7 बार, प्रभावी रूप से आप इसे पी कह सकते हैं, सही। या फिर आप मुक्त नकदी प्रवाह को लें, यह 70 बिलियन से भी अधिक था। बहुत खूब। तो दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे स्थापित कंपनी 507 पी में बेच रही है, सही। ये पागलपन है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा था। वजह क्या थी? वॉल स्ट्रीट का नजरिया क्या था? वॉल स्ट्रीट का नजरिया था कि अब 4-5 साल हो गए हैं, 2011 में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया और अब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, कोई बड़ा नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, और अब 2016 है। तो हम ग्रोथ को लेकर चिंतित हैं। ग्रोथ कहाँ से आएगी? कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, और इसी वजह से हर कोई नकारात्मक था। अब ओमनीव्यू हम क्या देख रहे थे, और ये सब एक लेख में thereat.com पर दर्ज है, तो ये वहाँ लाइव रिकॉर्ड किया गया है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि इस कंपनी के पास 1 अरब से अधिक डिवाइसों का इंस्टॉल्ड बेस है, ठीक है, और जिसका रिप्लेसमेंट साइकिल 3 से 5 साल का है। कोई जल्दी रिप्लेस करता है, कोई बाद में करता है, लेकिन औसतन मान लीजिए 3 से 5 साल, तो 4 साल। तो हर साल 250 मिलियन डिवाइस बदले जाएंगे, और आप डिवाइस की औसत कीमत वगैरह निकालें तो आपको कंपनी की दोहराई जा सकने वाली स्थिर आय का अंदाजा हो जाता है। आप मार्जिन जानते हैं, तो आप वास्तव में कैश फ्लो का अनुमान लगा सकते हैं। तो कंपनी को बनाए रखने के लिहाज से कोई चिंता नहीं थी। अगला सवाल था विकास। अगर आप कंपनी को देखें तो आप कहेंगे कि उन्होंने लगभग $10 बिलियन की R&D रिपोर्ट की थी। अब R&D ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप इस साल निवेश करें और तुरंत नया प्रोडक्ट मिल जाए। यह लगभग 5 साल का चक्र है। तो मेरी पिछली 2-3 साल की R&D और आने वाले कुछ सालों की R&D एक साथ मिलकर काम करती है। यानी अगले 5 सालों में 5 साल की R&D से नए प्रोडक्ट सामने आएंगे। अगर मैं 5 साल की R&D जोड़ूं तो वह $50 बिलियन होती है। अब आपको नहीं पता कि इसमें से क्या निकल कर आएगा, तो हम इसे कैसे मापें? तो हमने कहा कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के सबसे करीब चीज सिलिकॉन वैली है, सही है। तो चलिए देखते हैं कि अमेरिका के सभी वेंचर कैपिटलिस्ट्स के पास कुल कितनी संपत्ति प्रबंधन के तहत है, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि 50 बिलियन का मतलब क्या है। तो वह लगभग $350 बिलियन थी कुल अमेरिकी वेंचर कैपिटल संपत्ति प्रबंधन के तहत, और वे उम्मीद कर रहे थे कि अगले 5 से 10 सालों में इसमें से लगभग 1000 यूनिकॉर्न्स निकलेंगे। तो हमने कहा कि 50 बिलियन इस पूरे आंकड़े का लगभग 15% है, और इसलिए सतर्क अनुमान के अनुसार कम से कम 100 से 150 यूनिकॉर्न्स तो एप्पल की R&D से निकलने चाहिए थे। हाँ, दुर्भाग्यवश 2011 से 2016 के बीच कोई बड़ी चीज नहीं हुई, लेकिन हम नकारात्मक नहीं हो सकते, ये दूसरा बिंदु है। तो विकास होना तय है और हमें विकास की मोटी मात्रा का भी अंदाजा है। तीसरी बात, कंपनी ने घोषणा की थी, और ये बात सभी को पता थी, कि हम अगले 2 सालों में 250 बिलियन का बायबैक करने जा रहे हैं।
तो अगले 2 सालों में आपकी पूंजी का 50% कंपनी द्वारा वापस आ रहा है, ये वादा किया गया है। तो यही चीज हमने देखी। और अब आप जानते हैं 9 साल बाद मार्केट कैप क्या है, ये आधा ट्रिलियन ITDS 3.53 था। तो सबके सामने सभी ने इसका विश्लेषण किया, सबसे होशियार लोग, उनकी कंपनी की कीमत इतनी गलत हो सकती है। सही है। अब जब मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है और आपने मुझसे आज के भारत में इंडस्ट्री के बारे में पूछा है, तो वह है बैंकिंग। ठीक है, तो हर कोई जानता है कि ये सबसे बड़ा मार्केट कैप है। आप जानते हैं निफ्टी में सबसे बड़ा शेयर वगैरह, लेकिन इसकी कीमत बहुत गलत लगाई गई है, हर कोई जानता है। लेकिन ये अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। ठीक है, सबके सामने, जैसे एप्पल के साथ हुआ, ये भी एक गलत कीमत वाली इंडस्ट्री है। पूरी तरह से साफ सुथरी बुक्स हैं। अब NPA काफ़ी कम है। ज़्यादातर कंपनियों के लिए नेट NPA 1% से भी कम है। बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त लेंडिंग क्षमता है, जैसे कि CRRA जो RBI अधिकांश कंपनियों को देता है, वह लगभग 15 से 16% या उससे अधिक होती है, और यह विभिन्न कारणों के आधार पर कहीं कहीं 9 से 11% के बीच भी हो सकती है। तो आपके पास लगभग 40 से 50% तक की अप्रयुक्त लेंडिंग क्षमता है। विकास होना तय है। विकास होना तय है क्योंकि अभी भी ये लगभग डबल डिजिट में हो रहा है, 9 से 10, कभी कभी 11, कभी कभी 9। तो ये काफ़ी अच्छा विकास दर है, लेकिन ये और भी तेज़ी से बढ़ेगा। इसके तेज़ी से बढ़ने का कारण ये है कि केवल सरकार की ओर से ही कुल कैपेक्स की योजनाएं, मैं अभी निजी क्षेत्र की बात भी नहीं कर रहा, केवल सरकार की ओर से ही लगभग $1 ट्रिलियन से भी अधिक है। अगर आप अलग अलग क्षेत्रों को देखें तो सभी में पैसा जाने वाला है, और वे भी काफ़ी दिलचस्प हैं, लेकिन कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बहुत बड़ा है। अगले 5 सालों में कम से कम 200 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स चाहिए, और इसका अधिकांश हिस्सा बैंकों से आना है। तो बैंकों की ग्रोथ, आज बैंकों की कुल बुक साइज जितनी है, अगले 3 से 5 सालों में वह दोगुनी हो जाएगी। और अगर यह अगले 3 से 5 सालों में दोगुनी हो जाती है, तो आप खुद ही ग्रोथ रेट्स का हिसाब लगा सकते हैं। आप जानते हैं 5 साल में दोगुना होना मतलब उनकी लैंडिंग बुक या एसेट ग्रोथ के लिए 15% CAGR है, और अगर यह 3 साल में होता है तो 25% CAGR है। अब हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा नंबर सही साबित होगा, कोई भी भविष्य नहीं जानता, लेकिन ये डिमांड साइड है और आप PSU को बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर भी जो आने वाले समय की तुलना में अभी बहुत सस्ता है, और ROI अभी बढ़ना बाकी है, क्योंकि आपके पास अभी भी अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी है। तो आप लागत पक्ष पर तो भुगतान कर रहे हैं, लेकिन राजस्व पक्ष पर आपको उतना लाभ नहीं मिल रहा है, और आपके पास ये फिक्स्ड कॉस्ट है, इसलिए ROI बढ़ेगा और कमाई में तेजी आएगी। ये हमारी परिकल्पना है। हमें लगता है कि आज के बाजार में यही सबसे अच्छा अवसर है। ठीक है, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है कि आपने अपने जवाब में 2 संकेत दिए हैं उन अगली कुछ इंडस्ट्रीज के लिए जिन पर आप नजर रख रहे हैं, और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सुधार सकते हैं। आपने बताया कि सरकार का कैपेक्स कैसे फ्लो करेगा, और कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनमें ये जाएगा, और दूसरा संकेत आपने पब्लिक सेक्टर का दिया था। तो क्या ये वही अगली इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें आप अपनी रडार पर रखना चाहेंगे, या मैं गलत हूं? ये तो बस मेरा अंदाजा है, मैं मान रही हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। सरकार की ओर से खर्च वाकई में बहुत बड़ा है, यह कल्पना से परे है। और अगर आप आज से 2030 तक का अनुमान लगाएं, जब हम कहीं 6 से 8 ट्रिलियन के बीच होंगे, और फिर 2035 तक का अनुमान लगाएं, जब हम 10 ट्रिलियन के करीब होंगे, और आप न सिर्फ GDP का आकार बल्कि बजट का आकार भी गिनना शुरू करें, क्योंकि और भी ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा। और अगर आप पिछले कई वर्षों, लगभग 1 दशक का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो हमने बजट बढ़ाया है, लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा कैपेक्स में जा रहा है। बढ़ोतरी का अधिकांश हिस्सा राजस्व खर्च में नहीं जा रहा, बल्कि कैपेक्स में जा रहा है। और अगर आप अगले 5 या 10 सालों तक ऐसा करते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा होगा। असल में यह अमेरिका या यूरोप द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च के लिए बनाई जा रही योजनाओं से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। हम सचमुच ट्रिलियनों की बात कर रहे हैं। सिर्फ पावर सेक्टर ही लगभग 0.6 ट्रिलियन के आसपास है। डिफेंस के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर लोग इससे वाकिफ़ हैं, लेकिन वह भी अभी हम GDP के 2% पर हैं। हम संभवतः लगभग 3 से 4% GDP तक जा सकते हैं। तो कल्पना कीजिए 10 ट्रिलियन का 4%, यह लगभग 400 बिलियन होता है। सही? तो 300 से 400 अरब। 2030 तक विनिर्माण का लक्ष्य कम से कम 2 ट्रिलियन का है। निर्यात, सिर्फ निर्यात। सही, कुल, मेरा मतलब है कुल, क्षमा करें, कुल निर्यात 2 ट्रिलियन है, जिसमें से विनिर्माण 2035 तक 1 ट्रिलियन हो जाना चाहिए। 2 ट्रिलियन का निर्यात लक्ष्य है।
ये सब करने के लिए अब इस तरह की चीज़ें हैं, आप इस पर आते हैं कि ये कैसे होगा। आपको शक्ति की आवश्यकता है, ठीक है, तो हमने वह गणना कर ली। हम हर साल लगभग 1.4 ट्रिलियन यूनिट्स का उपयोग कर रहे हैं। आज हम 2035 तक 4 ट्रिलियन पर होंगे और इसके लिए जो पूंजीगत व्यय कैपेक्स चाहिए वह बहुत बड़ा है। कारण यह है कि हर कोई इसका कम आकलन कर रहा है। वे डेटा सेंटर जैसी चीज़ों को नहीं देख रहे हैं जो सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता बनने जा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिकी भी उस बिजली की मांग का सही अनुमान नहीं लगा रहे हैं जो आवश्यक होगी, क्योंकि आपको एक अंदाज़ा देने के लिए एनवीडिया का एक AI चिप उतनी ही बिजली खपत करता है जितनी एक अमेरिकी घर एक साल में करता है। वाओ! कौन सा सबसे अक्षम या सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता है? हाँ, तो एक चिप उतनी ही है, और जो तरह तरह का डेटा आने वाला है और जो AI होने वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सही है, तो डेटा सेंटर्स। दूसरा है इलेक्ट्रिक वाहन। तीसरा है खुद रेलवे। अभी फिलहाल भारत में रेलवे सबसे बड़ा उपभोक्ता है, फिर यह तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और हम प्रति व्यक्ति लगभग 400 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अभी अमेरिका 13,000 यूनिट का उपयोग करता है। तो हम लगभग 10% के करीब भी नहीं हैं। चीन 6,000 है। हम 2035 तक सिर्फ 2,500 का अनुमान लगा रहे हैं, बस इतना ही है, जो कि लगभग मेक्सिको या कुछ ऐसे ही देशों के बराबर है। और यही हमें इतनी तरह की विकास दर दे रहा है। तो पावर खास तौर पर इंफ्रा पावर और रेलवे के भीतर है। ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, बहुत दिलचस्प। वास्तव में हमें थोड़ा बताइए कि किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, SMI जैसे बहुत बड़े सेगमेंट भी हैं, और कौन कौन से कारक इस निर्णय को प्रभावित करते हैं? देखिए, मजेदार बात यह है कि भारत असल में एक स्मॉल कैप मार्केट है। मैं यह बात सामान्य निवेशक के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप BSI लें तो लगभग 5,000 कंपनियां हैं, या NSI लें तो कम से कम करीब 2,000 कंपनियां हैं। ठीक है, चलिए NSI पर ही टिके रहते हैं। कम से कम 2,000 कंपनियां हैं, लेकिन केवल 100 को ही लार्ज कैप के रूप में परिभाषित किया गया है। सही है, MHI या सेबी द्वारा, और 150 मिड कैप है। तो अगर आप टॉप 250 को हटा दें तो आपके पास अभी भी लगभग 1,750 स्टॉक्स बचते हैं। और अगर आप मान लीजिए जैसे हम लगभग 1,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप या उससे ऊपर का मानदंड इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो अधिक पारदर्शी हैं, जो जानकारी देती हैं, तो यह लगभग 11,500 कंपनियां होती हैं, जिनमें से केवल 250 ही लार्ज या मिड कैप हैं। तो जबकि आपकी अधिकांश पसंद की सूची में मार्केट कैप लार्ज कैप्स में केंद्रित है, लेकिन असली विकल्प तो स्मॉल कैप्स में ही है। तो ये ऐसा है जैसे भारत एक स्मॉल कैप मार्केट है, या सभी अच्छे मार्केट स्मॉल कैप मार्केट्स होते हैं, जैसे अमेरिका भी एक स्मॉल कैप मार्केट है। सही है, ठीक है। तो मूल रूप से आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर उदासीन हैं। अगर आपको कोई बिजनेस पसंद आता है और वह इंडस्ट्री के हिसाब से आपके मानदंडों पर खरा उतरता है, तो आपको उसकी मार्केट कैप की परवाह नहीं है। बिल्कुल, हमें बस एक ही बात की चिंता करनी है कि हमारे पास अलग अलग पोर्टफोलियो हैं, है ना। जो HNI टाइप के पोर्टफोलियो होते हैं, जैसे कि ग्रो वॉरियर्स में, वहाँ हमें लिक्विडिटी की चिंता करनी पड़ती है। तो कुछ स्टॉक्स उस श्रेणी में नहीं आ पाते। और फिर स्मॉल केस जैसी एक प्लेटफॉर्म है जहां हमारे पास रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वहां ये ठीक है, वहां लिक्विडिटी पर्याप्त से भी ज़्यादा होती है। तो हम थोड़ा बहुत लिक्विडिटी का क्राइटेरिया देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि मार्केट कैप का। जहां तक मेरी समझ है आप टॉप परफॉर्मर्स में से एक हैं, और अब तक आपने जो भी बताया है वो बहुत ही तार्किक है, बहुत समझदारी भरा है, और ये काम भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कागज़ पर बना कोई ब्लूप्रिंट है। ये कुछ ऐसा है जो सच में काम करता दिख रहा है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या आप हमें थोड़ा बता सकते हैं कि आपके अप्रोच में ऐसा क्या है? क्या आपको लगता है कि आपने जो बताया, आपकी सोच, आपका तर्क, वह कुछ ऐसा है जिसे बाकी बाजार उतनी कुशलता से लागू नहीं कर रहा है जितना आप कर रहे हैं? या फिर आपके पास ऐसा क्या है जो आपको वह अल्फा देने में मदद करता है? तो मैं आपको बताता हूँ। चार्ली मंगर कहते हैं कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो गणितज्ञों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि है इन्वर्ट करना। ठीक है, तो एक गणितज्ञ हैं जैकोबी, चार्ली मंगर उन्हें कोट करते हैं। मनर मंगर उनके बिजनेस पार्टनर हैं। तो इन्वर्ट करो, हमेशा इन्वर्ट करो। तो हमने कहा ठीक है, चलो इन्वर्ट करते हैं। मैं करना चाहता हूँ, अब बाजार में क्यों है? पैसे कमाने के लिए। तो चलो इन्वर्ट करें कि पैसा कैसे न खोएं। सही है, तो पहले वहीं से शुरू करें। और इसी वजह से हमारा टैगलाइन है, सुरक्षा से अल्फा की उत्पत्ति। हम कहते हैं कि बाजार में रिटर्न्स तो आएंगे, हम बाद में उनकी चिंता करेंगे। पहले ये देखें कि पैसा ना खोएं,
और इसके लिए हमने पूरा वैज्ञानिक निवेश का दृष्टिकोण विकसित किया। तो सबसे पहले 1000 करोड़ से ऊपर के 1500 शेयरों में से हम वैज्ञानिक निवेश के कई चरण लागू करते हैं, जैसे पूंजी नष्ट करने वाले, पूंजी क्षरण करने वाले, पूंजी को खत्म करने वाले, और हम उन्हें बाहर कर देते हैं। ये पैसे गंवाने के तरीके थे। मूल रूप से हमने उन सभी तरीकों को हटा दिया, जैसे खराब बैलेंस शीट्स, घाटे में चल रही कंपनियां, डिस्ट्रॉयर्स और एरोडर्स वे कंपनियां हैं जिनका कोई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ नहीं है। इम्प्लोडर्स वे कंपनियां हैं जो अत्यधिक ओवर वैल्यूड होती हैं। तो यह एक और बात है जो मुझे कहना अच्छा लगता है। पैसा गंवाने का एक अच्छा महसूस कराने वाला तरीका है कि आप किसी बेहतरीन कंपनी में निवेश करें बिना उसकी कीमत देखे, क्योंकि एक बेहतरीन कंपनी ज़रूरी नहीं कि एक बेहतरीन निवेश भी हो, जब तक कि वह बेहतरीन कीमत पर ना हो। तो जब हमने ये सारी चीज़ें हटा दी तो हमारे पास मुश्किल से 100-150 कंपनियां या कभी कभी सिर्फ 80 कंपनियां ही बचती हैं। और यहीं से असली मेहनत शुरू होती है कि अब ग्रोथ कहाँ है और बाकी सब कुछ। और क्योंकि हमने पूंजी गंवाने की संभावना कम कर दी है, अब आपके पास सिर्फ ऊपर जाने की संभावना बचती है। और अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं और असली मूल्य को देखते हैं, तो अगर आपको कुछ उसकी असली या आंतरिक कीमत से काफ़ी कम मिल जाता है तो आप उच्च रिटर्न कमाएंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ। हाँ, सबसे पहले सुरक्षा पहले। बिल्कुल। आपका अनुभव तो वैश्विक निवेश परिदृश्य में भी है, क्योंकि आपने अमेरिका में कई साल बिताए हैं। तो हमें वैश्विक निवेश में मौजूद अवसरों के बारे में थोड़ा बताइए, और क्या वे बाजार या स्टॉक्स भारतीय समकक्षों जितने आकर्षक हैं? तो जब आप भारत से बाहर जाते हैं तो हमारी पहली पसंद अमेरिका होती है, न कि कोई और उभरता हुआ बाजार। हम पहले से ही एक उभरते हुए बाजार में हैं, और वह भी सबसे तेज और सबसे बड़े में से एक में। तो हमें किसी और उभरते हुए बाजार में निवेश करने की जरूरत नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि वहां अवसर नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको विकसित बाजारों में निवेश करना चाहिए, और खासकर विकसित बाजारों में अधिकांश अन्य विकसित बाजार थोड़े धीमे बढ़ रहे हैं। लेकिन अमेरिका की जीडीपी मान लीजिए 4% नाम मात्र की दर से बढ़ रही है। लेकिन वहाँ ऐसी कंपनियां हैं, 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में 20% की CAGR से ग्रोथ की है। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ है, और हम जानते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन कंपनियों में से कई का इस्तेमाल करते हैं। सही है, सारी बड़ी कंपनियां, हम सभी फैंक्स और बाकी सबको जानते हैं, और हम उनके बिना रह भी नहीं सकते। तो वे इनोवेटर हैं, वे तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, और सिर्फ तकनीक में ही नहीं। आप बायो हेल्थ केयर को देखिए, वहाँ भी बहुत नवाचार है। सही है, कई अन्य क्षेत्रों में भी वहाँ भी नवाचार है। अगर आप इसका एक्सपोजर चाहते हैं तो अमेरिकी बाजार में होना अच्छा है। क्या नियमों और प्रक्रियाओं के संदर्भ में कुछ ऐसा है जो भारतीय निवेशकों को पता होना चाहिए अगर वे वैश्विक निवेश पर विचार कर रहे हैं? हाँ, लोग सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। असल में कई बार ये करना आसान या तेज होता है ये। हाँ, क्योंकि जैसे हमारी HNI प्लेटफॉर्म पर सिर्फ खाता खोलने में ही 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं। आपको ये ब्रोकन व सब भरना पड़ता है, जबकि अमेरिकी बाजारों में आप कुछ स्कैन किए हुए दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं। ठीक है, 3 या 4 स्कैन किए हुए दस्तावेज, कुछ ही दिनों में खाता तैयार हो जाता है। फिर आपको अपने बैंक के माध्यम से, जिसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस कहते हैं, पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, जिसमें RBI हर व्यक्ति को प्रतिवर्ष $2,50,000 ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। तो अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो आप वास्तव में $1 मिलियन ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये हर उद्देश्य के लिए है, चाहे आप सिर्फ यात्रा कर रहे हो या छुट्टियां मना रहे हो, वह भी उसी का हिस्सा है। लेकिन यह आपको निवेश के लिए एक बड़ा हिस्सा देता है, और ये निवेश के लिए है, सट्टा लगाने के लिए नहीं। तो आप डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप हेजिंग के लिए डेरिवेटिव्स में निवेश कर सकते हैं, लेकिन आप शेयरों में निवेश कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से ठीक है। तो आप अपने बैंक जाते हैं, और अब तो कई बैंकों ने ऑनलाइन भी शुरू कर दिया है, तो आप बस ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या कभी कभी आपको जाना पड़ता है, या कोई आकर फिर से कागजी कार्रवाई करवा देता है। 2-3 दिन में सब कुछ सिर्फ 2-3 दिनों में ही हो जाता है। आपका पैसा वहाँ है, ये खाते में दिखता है, और आप निवेश शुरू कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। बिल्कुल, आपको इसे इनकम टैक्स में घोषित करना होता है। TCS है ना, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, लेकिन इसका आपको क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, तो ये को बहुत सीधा साधा है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हमें बताइए मिस्टर गुप्ता कि आप जानते हैं थोड़ी देर के लिए बाजार से हटकर निवेश के अलावा आपकी जिंदगी कैसी है। तो चलिए, हमने विज्ञान के बारे में बात की है, अब इसके कला पक्ष के बारे में बात करते हैं। आपके लिए जिंदगी का आनंद लेने की कला क्या है?
तो कला की बात करूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा फिक्शन ओरिएंटेड हूँ, ये कहना सही होगा। ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ने वाला हूँ, मतलब काफ़ी समय पहले मैं एन रैंड और इस तरह की चीज़ें पढ़ता था। फिर जॉर्ज लुइस जॉर्जेस, जो एक साउथ अमेरिकन लेखक हैं, उनकी एक चैप्टर है एल्फ। इसका हमारे अल्फ़ा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से मुझे वह पसंद है और विभिन्न कारणों से भी ऐसा है। मैं स्वयं एऑन ब्रांड का प्रशंसक हूँ, इसलिए मैंने हाल ही में एटलस श्रग्ड खत्म किया और मुझे ये बहुत पसंद आया। हाँ, मैंने इसे पिछले साल फिर से पढ़ा, दोनों फाउंटेन ने ऐसा किया। और रैंड के प्रशंसक उनकी कुछ कृतियों को दोबारा पढ़ते हैं क्योंकि वे बहुत शानदार हैं। लेकिन एक सुंदर बातचीत। श्री गुप्ता, निवेश के प्रति अपने अनूठे दृष्टिकोण को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, ये एक खुशी थी। यह बात तो श्री विकास गुप्ता ने कही थी और मुझे आशा है कि आपने इस चर्चा से कुछ नया सीखा होगा और संभवतः उन्होंने जो कुछ साझा किया है उसके पहलुओं को लागू करने पर विचार किया होगा। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक नए एपिसोड के साथ वापस आएंगे। तब तक मनी टीवी पर लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें।